हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 6 कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसकी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑर्गेनिक को अगर अच्छे से समझना है तो स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ देखिए, ज़्यादा लेंदी वीडियोज़ नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस हैं 10-10 मिनट्स की, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को भी लाइक करिए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है, तो फिर मैं भी और वीडियोस को जल्दी जल्दी से अपलोड करूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी जल्दी से ये ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी एनसीईआरटी के सारे डाउट्स क्लियर कर लें, अच्छे से समझ लें। ओके, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं दोबारा से कहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट वाला टॉपिक रह गया था सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कैसे भी आप किसी चीज़ को जब किसी भी लिक्विड चीज़ में घोलते हैं तो उसको सॉलिबिलिटी उसकी चेक करते हैं। सॉलिबिलिटी का मतलब यहाँ पे है the haloalkanes are very slightly soluble in water. In order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecules and break the hydrogen bond between the water molecules. आप लोगों को पता होगा ना, वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, मतलब वो इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, क्योंकि इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने के लिए और वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एज these are not strong as original हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हेलो एल्केन्स एंड वाटर के बीच में नहीं होता है ना। तो इसलिए उन जब वो बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज़्यादा तो रिलीज नहीं हुई। एज रिजल्ट सॉलिबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड वाटर इज लो। तो इस कारण जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होती है उनके बॉन्ड फॉर्मेशन पे, तो इसीलिए इनकी सॉलिबिलिटी लो होती है। Haloalkanes tends to dissolve in organic solvent because new intermolecular force of attraction between haloalkanes and solvent molecules have much same strength as ones being broken in the separate haloalkanes and solvent molecules. देखो, दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में या मॉलिक्यूल्स में वो डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सेम है लगभग। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो अगर जैसे हेलो एल्केन्स के बीच में आपस में बॉन्ड है, ठीक है, और उसको हमने अब मिक्स करा दूसरे एक मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे। अब क्या करना है, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को टूटना होगा और हेलो एल्केन्स के साथ जुड़ना होगा। तो हेलो एल्केन भी अपने हेलो एल्केन से टूटेगा दूसरे वाले। तो उन दोनों के जो टूटने की एनर्जी है और इधर जो सॉल्वेंट है उनकी टूटने की एनर्जी, दोनों की ना एनर्जी अप्रॉक्स सेम होती है। तो जब ये न्यू बॉन्ड बनता है हेलो एल्केन और सॉल्वेंट के बीच में ऑर्गेनिक तो सेम स्ट्रेंथ का होता है ना, तो ये चल जाता है। बट वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वाटर के मॉलिक्यूल में एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स एंड वाटर के बीच में, तो इसलिए सॉल्युबल नहीं है ये ज़्यादा। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। रिएक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, केमिकल रिएक्शंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। जैसे जो बीच का कार्बोकैटायन कार्बन आयन जो भी चीज़ है वो जैसे ही वो कैसे अटैक करेगा किसी भी रिएक्टेंट पे, तो उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल। मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके कारण सब्सटीट्यूशन होगा, एक हटेगा एटम, दूसरा एटम लगेगा या हाइड्रोजन हटेगा, जो भी लगेगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिखाते हैं। एलिमिनेशन दिखाते हैं कि बॉन्ड्स मतलब एटम्स हट जाएंगे हाइड्रोजन के और फिर डबल बॉन्ड्स आ जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। यू हैव लर्न इन क्लास 11 दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल कौन होती हैं, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को लव करती है। अब न्यूक्लियस को कौन अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पे उसके ऊपर न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीसीज होती है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं। उनको क्या चीज़ पसंद होती है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, न्यूक्लियस का। तो इसीलिए इनका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं वो कहलाती है न्यूक्लियोफाइल। तो जो चीज़ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। देयरफॉर दे अटैक एट द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऐसे पार्ट पे अटैक
अटैक करती हैं न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई बाहर का न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी जगह पे अटैक करता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, वही रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोएल्केन्स आर द सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन। हैलोएल्केन सबस्ट्रेट होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होगी। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। In this type of reaction, nucleophile react with haloalkane, the substrate, जिसको substrate having partial positive charge, जिसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी on the carbon atom bonded to halogen. A substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group departs as halide ion. Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction. देखो क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जब हेलोजन होता है किसी कार्बन कंपाउंड में जुड़ा हुआ होता है तो उसमें पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है ना हेलोजन्स, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस कार्बन से जुड़े होंगे उसके इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कार्बन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इसी पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करती है। तो पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करके उसको इलेक्ट्रॉन देती है, और ये जो हेलोजन होता है ये साइड में से डिपार्ट हो जाता है, हट जाता है, तो ये आपको मिल जाता है। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, इसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो एक नया न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे वाले जो ऑलरेडी उस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल था उसको हटा दिया, तो इसीलिए ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। ठीक है, और कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी उसी कार्बन पे होगी जिस कार्बन पे हेलोजन ग्रुप लगा होगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये मेनली सबसे ज़्यादा ऐसे हेलोजेंस होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही दिखाते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि हेलोएल्केन्स कैसी रिएक्शन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मेनली दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, कौन कौन अटैक करेगा। आर ग्रुप है, एक हेलोजन एक्स जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी तो एक्स रिमूव हो जाएगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, अगर रिएजेंट हमने डाला NaOH और सबस्ट्रेट क्या है हमारा, कोई भी हेलोएल्केन, तो उसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH निगेटिव है, और सब्स्टिट्यूट होके हेलोजन X हट जाएगा R के पास से और ROH बन जाएगा। क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट अल्कोहल। फिर वाटर रिएजेंट है तो उसका न्यूक्लियोफाइल H2O ही होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर के O पे ऑलरेडी लोन पेयर्स होते हैं, तो वो अटैक करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे फिर से अल्कोहल बनता है। अब फिर NaOR के साथ कराएंगे तो यहाँ पे RO निगेटिव आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ROR ईथर बनता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लीजिए। ये रिएक्शन के फॉर्म में भी मिल जाते हैं, कितनी भी लंबी कार्बन चेन लगा लो ना R की, तो ये अच्छे से याद कर लेना, समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ हटाने से। अब देखो क्या है ना, ये सारी रिएक्शन हम लोग उनके प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे। अब जैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है तो अल्कोहल की प्रिपरेशन करने के लिए रिएजेंट एक ले लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या होता है ना, जो प्रिपरेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक तरफ से एक की प्रिपरेशन रिएक्शन होंगी, दूसरे की वो क्या हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कि वो क्या क्या बना लेता है। तो जो चीज़ उससे बन रही है वो उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन भी हो गई है, मतलब अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन तो है ये एक तरीके से, और दूसरा ये केमिकल प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है किसकी, उसकी हेलोएल्केन की। तो ईथर की प्रिपरेशन भी किससे कर सकते हैं, हेलोएल्केन से कर सकते हैं। NaOR के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, RO न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ईथर हमारा बन जाएगा। ऐसे ही आप अमाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी रिएक्शन है ना, ये एल्काइल नाइट्राइड वाली, ये सारी रिएक्शन दोबारा से पढ़ोगे उसमें, जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं अमाइंस वाला, वहाँ पे पढ़ोगे सारे। फिर ईस्टर को प्रिपेयर करने के लिए क्या है, कौन सा हम लोगों ने रिएजेंट लिया है, RC डबल बॉन्ड OAG लिया। इसमें RC डबल बॉन्ड O जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, ईथर और ईस्टर में देख लेना, ये कार्बन पे ये वाला बॉन्ड होता है ईस्टर पे। ठीक है, ये और ईथर में सिंगल O होता है। ठीक है, उसमें कीटोन ग्रुप जो लगा हुआ होता है। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो एक चीज़ और बताई गई, एम्बीडेंडेन ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड पोजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर कॉल्ड एम्बीडेंडेन न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है ना, साइनाइड और जो नाइट्राइड ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें जो दोनों स्पीसीज हैं जैसे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तो इसलिए एम्बीडेंडेन न्यूक्लियोफिलिक
सेंटर कहते हैं इसको, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे कह रहे हैं एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, देयरफॉर कैन बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम कर सकते हैं, एक बार कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन में ये कार्बन डोनेट करता है, कौन सी रिएक्शन में नाइट्रोजन डोनेट करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, देयरफॉर कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन 2 डिफरेंट वे। जब कार्बन कर रहा है तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है उसके लोन पे, और यहाँ पे देखो ये वाला एक है और ये दोनों जो साइनाइड ग्रुप है ना वो इस दोनों फॉर्म में रहता है, तो कभी इस फॉर्म में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, कभी इस फॉर्म में। दैट इज लिंकिंग थ्रो कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड थ्रू नाइट्रोजन एटम रिजल्ट इन आइसोसाइनाइड। अगर कार्बन एटम पे जाके कौन अटैच होता है, कार्बन एटम, जैसे ये कार्बन ग्रुप चेन थी, ठीक है पीछे, अब इस पे जाके ऐसे CN जुड़ा है तो इसका नेम होता है साइनाइड, ठीक है। अगर इस पे CN जुड़ा है तो इसका नेम साइनाइड है, लेकिन अगर मेरी कार्बन की चेन थी और उस पर NC जुड़ा है तो उसका नेम हो जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। ऐसे ही नाइट्राइट आयन भी करता है, NO2 निगेटिव जो नाइट्राइट आयन होता है ये भी 2 फॉर्म में एम्बिडेंडेन फॉर्म में रहता है, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्राइट आयन ऑल्सो रिप्रेजेंट एन एम्बिडेंडेन न्यूक्लियोफाइल विद 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लिंकेज। 2 डिफरेंट पॉइंट होते हैं अटैच होने के कार्बन से, तो द लिंकेज एटम थ्रू ऑक्सीजन रिजल्ट इन एल्काइल नाइट्राइट। जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो वो एल्काइल नाइट्राइट बनाएगा, और जब नाइट्रोजन के साथ इसके बॉन्ड बनाएगा तो उसे नाइट्रोएल्केन कहते हैं। तो उसके कौन सा ग्रुप अटैच है कार्बन की चेन से उसके बेसिस पे उसका नेम चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ये जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है ना, SN1 SN2, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये तो जैसे कि क्वेश्चन में आना ही आना होता है इसका, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आई होप आपको जितनी भी मैंने आज अभी तक पढ़ाई हैं सारी चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी। SN1 SN2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। SN1 पढ़ेंगे पहले, फिर SN2 पढ़ेंगे, फिर SN1 पढ़ेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर हो जाएगा इसमें, ओके। तो मतलब मेन जो टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें, फिर बाकी जो भी कायरलिटी आइसोमेरिज्म बचा हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे, ओके। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को खूब सारे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।